स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NMMS मंथन में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक टॉपिक है 2D द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल। आज हम लोग सीखेंगे कि क्यों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही होता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऐसा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ये जितने फार्मूले हम लोग जानते हैं उन सबको हम लोग पेपर कटिंग के माध्यम से बहुत ही आसानी से और यूनिक तरीके से ये जानेंगे कि क्यों द्विविमीय जितनी भी आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो गणित में एक स्पेशल टॉपिक पर यानी कि 2D पर आपकी बहुत बेहतरीन पकड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। जैसे हम आपको बताएं, इसके लिए करना क्या है, एक A4 साइज़ का पेपर आपको लेना है। ठीक, A4 साइज़ पेपर आप लीजिए और इस A4 साइज पेपर से अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग निकाल दीजिए। ठीक है, आपको काम क्या करना है, A4 साइज का पेपर लेना है और अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग निकाल देना है। तो आप देखें, इसको ऐसे फोल्ड करें, इस सिरे को ऐसे लाएं और देखें ध्यान से, इसको ऐसे मिला दें और ऐसा करने से यह अधिकतम क्षेत्रफल का हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। आप ये पूरा क्रियाकलाप देख लें, ठीक है। और ये आयत निकल जाएगा, इसको ऐसे फोल्ड कर लें, आपको दिखेगा यहाँ से एक आयत निकाल लें। ठीक है, ये अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग हो जाएगा। अब इसे काट लें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप हाथ से ही इसे आसानी से फाड़ सकते हैं। आप इसे टेबल पे रखें और इसे निकाल लें। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में उस आयताकार A4 साइज पेपर के 2 भाग हो गए, एक आयत में बदल गया और एक वर्ग में बदल गया। यह जो वर्ग है यह अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग है उस आयत से। आप किसी भी पेज को निकाल करके आप ये काम करेंगे तो अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड कर देना है। आप ध्यान दें, एक बार फोल्ड कर दें, तो जब आप इसे एक बार फोल्ड कर देंगे तो यह पुनः आयत बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा, यह पुनः आयत में कन्वर्ट हो जाएगा। A4 साइज पेपर की एक और विशेषता होती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, आप जितनी बार फोल्ड करें हमेशा सेम रहता है। और वो जो अनुपात होता है वो √2 संबंधे 1 होता है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है करड़ी में 2 और 1 का अनुपात होता है। तो A4 साइज पेपर की हम आपको विशेषता भी बता दे रहे हैं। अब आप यहाँ देखें ध्यान से, ये आयत बन गया और यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकालते हैं। तो इसे आप ध्यान दें, पहले हम क्षेत्रफल की बात करें। जैसे आयत का क्षेत्रफल, ध्यान दें, ये आयत है। जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लेते हैं। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। जरा आप महसूस करें कि ऐसा क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से इसके बीच का ये जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, ये निकल जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से क्षेत्रफल मिल जाता है। और ये कॉन्सेप्ट हम जब बच्चों को डिलीवर करें या बच्चों को बताएं तो हमें महसूस कराएं कि हम अगर कमरे में जिस फर्श पर बैठे हैं वो फर्श का एरिया निकालना है तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से मिल जाता है। कितने टाइल्स लगेंगे हम ये भी बता सकते हैं। क्षेत्रफल निकाल के एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे दें। अगर 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग फीट कह सकते हैं, 1 वर्ग फीट का एक टाइल है तो फीट में अगर हम लंबाई चौड़ाई का गुणा करें तो जितना क्षेत्रफल आएगा उतने टाइल्स लग जाएंगे। कितना अच्छी बात है, कितना इंटरेस्टिंग बात है, इसे बच्चों को बताने लायक है, आसानी से बच्चा सीख पाएगा। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका गुणा करने से क्षेत्रफल मिल जाता है। तो आप ध्यान दें,
क्यों ऐसा होता है? जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह यूनिट में एक स्टैंडर्ड माना गया कि एक इकाई लंबाई हो और एक इकाई चौड़ाई हो, तो इसका जो मान होगा 1 वर्ग इकाई। अगर ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। अब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, अगर ऐसा है तो इसे एक वर्ग यूनिट या एक वर्ग इकाई एरिया माना गया, क्षेत्रफल माना गया। ये मानक है क्षेत्रफल को बताने का। ठीक, अगर हम इसकी लंबाई को 3 कर दें और इसकी चौड़ाई को 2 कर दें तो ये 3, सपोज ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब इस सिचुएशन में इसके हम एक एक वर्ग मीटर के कितने हम छोटे छोटे वर्गों में इसे बांट सकते हैं। इस आयत को एक एक वर्ग इकाई या एक एक वर्ग मीटर के कितने छोटे छोटे वर्गों में बांट सकते हैं। तो आप ध्यान दें, ये 3 है तो इसके 3 भाग कर लें, 1 2 3, 1 2 3। ये 2 है तो इसके 2 भाग कर लें। आप ये देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 वर्ग में ये आयत बट चुका है और 6 वर्ग में बट चुका है। चूंकि जो स्टैंडर्ड है वो 1 वर्ग इकाई है, तो 1 वर्ग इकाई ये, 1 वर्ग इकाई ये, 1 वर्ग इकाई ये, ऐसे 6 खानों को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। और हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 मिल जाएगा। यही वजह है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से इसमें एक एक वर्ग इकाई के कितने खाने बनते हैं ये हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से हम बच्चों के बता सकते हैं कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे, और गुणा करने से हमें एरिया कैसे मिल जाता है। यानी कि गुणा का कनेक्शन कहाँ से है? एरिया से है। जब हम गुणा करते हैं तो उसका जो है कनेक्शन एरिया से होता है। जब भी 2 संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो वो क्षेत्रफल बताने लगता है। तो बच्चा बहुत ही आसानी से इस बात को महसूस कर पाएगा, सीख पाएगा और समझ पाएगा। तो हम क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट तो बच्चों को बहुत ही आसानी से दे देंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2D 2 डायमेंशनल फिगर यानी कि द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्षेत्रफल हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। इसकी जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है और इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो यूनिट यानी 1 वर्ग इकाई होती है। यानी 1 इकाई लंबाई और 1 इकाई चौड़ाई, अगर ऐसा हम वर्ग बनाएं तो वो 1 वर्ग इकाई होता है। इसीलिए देखिए इसको वर्ग नाम दिया गया है, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। क्यों वर्ग इकाई होती है? क्योंकि हम उसे एक एक यूनिट के वर्गों में बांटते हैं। तो एक एक यूनिट के वर्गों में बांट करके हम एरिया बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होता है। इसी तरह से अगर ये वर्ग बन जाए तो वर्ग अगर हो जाएगा तो इस लंबाई गुणे चौड़ाई वहाँ भी करेंगे, चूंकि दोनों बराबर है इसलिए भुजा का वर्ग होता है। तो ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गया और हमें ये भी क्लियर हो गया कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्यों होता है। ठीक, आज हम लोग जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं उन सारे पॉइंट्स को या जितने भी फार्मूले लिखे हैं वो सारे फार्मूले बनते कैसे हैं, इन सब पर ही हम लोग पूरा चर्चा करेंगे और एक बेहतरीन समझ विकसित करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्यों होता है। कभी आपने सोचा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है? क्यों होता है? जरा इस पे विचार करें कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों होता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि हम एक आयत से, एक आयताकार पेपर से अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बना लेंगे। तो जब अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बन जाएगा इसे एक बार फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से हम त्रिभुज बनाएंगे। कैसे त्रिभुज बनाएंगे आप ध्यान दें। इस हिस्से को ऐसे लाइए यहाँ पे, ठीक, और इस हिस्से को यहाँ से पकड़ के लाइए और दोनों को आधार, यहाँ देखिए ये आधार है, आधार से मिला दीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये देख पाएंगे कि ये जो शीर्ष है इन दोनों का यहाँ पे एकदम सेम मिल जाएगा और ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा।
ये काम आप खुद साथ साथ करते रहें। कोई भी पेपर ले लें, A4 साइज पेपर ही लें या फिर अन्य पेपर भी ले सकते हैं। आप अपनी कॉपी का एक पेज फाड़ें और हमारे साथ ये काम करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप थोड़ी ही देर में इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब आप एक काम करें, एक पेन उठाएं और इस पेन से यहाँ पे ऐसे मार्क कर दें। इसकी जो ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई? त्रिभुज की ऊंचाई को आप ऐसे मार्क कर लें। तो आप देख पा रहे हैं हमने त्रिभुज की ऊंचाई बना दिया। तो ये त्रिभुज की ऊंचाई है और ये त्रिभुज की ऊंचाई किसके बराबर है? इस आयताकार कागज के जो वर्ग को मैंने फोल्ड किया, आयत बना, इस आयताकार कागज के चौड़ाई के बराबर। तो यानी कि चौड़ाई ही क्या बन गई? ऊंचाई बन गई। तो यहाँ पे चौड़ाई किसके बराबर हो गई? देखिए, ये आयताकार कागज है, ये आयताकार कागज है और हमने क्या किया, इस हिस्से को यहां पे लाया और इस हिस्से को यहां पे लाया। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। ध्यान दें, यहां से इसको मिला दें, यहां से इसको मिला दें, तो ये इस तरह का एक त्रिभुज बनके तैयार हो गया। और ये जो ऊंचाई दिख रही है आपको, ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये आयताकार कागज की चौड़ाई के बराबर है। यानी कि चौड़ाई जो है वो ऊंचाई का काम करेगा त्रिभुज के केस में, चौड़ाई ही ऊंचाई बन जाएगी। अब इस आयत से कितने त्रिभुज बन गए? आप देखें, एक त्रिभुज तो यही दिख रहा है, ये, और एक त्रिभुज ये ढक ले रहा है। तो दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। एक ये उस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लिया, इसका मतलब इस आयताकार कागज से दो त्रिभुज फॉर्म हो गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप देखिए, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम इस आयत से दो त्रिभुज बनाएं तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल, यानी कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई, आप ध्यान दें, ये जो लंबाई है ये इस त्रिभुज का क्या बन जाएगा? ये लंबाई इस त्रिभुज का आधार बन जाएगा। यानी कि लंबाई आधार का काम करेगा और चौड़ाई क्या किसका काम करेगा? इस त्रिभुज की ऊंचाई का काम करेगा। ध्यान दें, ये जो त्रिभुज बना, हम इसको मार्क कर दे रहे हैं। ये जो त्रिभुज हम देख पा रहे हैं ऐसे, इसका ये जो आधार है वो आयताकार कागज की लंबाई है और ये जो इसकी ऊंचाई है वो आयताकार कागज की, ये जो ऊंचाई है आयताकार कागज की, ये ऊंचाई आयताकार कागज की चौड़ाई है। तो एक आयत में दो त्रिभुज बने। एक आयत में कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज। यानी कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ही इसकी आधार का काम करेगा त्रिभुज के केस में, तो ये आधार हो गया, और चौड़ाई ऊंचाई का काम करेगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो नीचे आ जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम कितना आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकाल पा रहे हैं। हम पेपर को क्या किए, एक A4 साइज पेपर लिए, उसे अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग निकाल लिए। वर्ग निकालने से ये फायदा होता है कि जब आप त्रिभुज बनाएंगे तो जो आयत बनेगा एक बार फोल्ड करने पर, और उसके बाद जो त्रिभुज बनाएंगे वो दो त्रिभुजों, उस आयत के क्षेत्रफल को दो त्रिभुज बराबर बराबर ढक लेंगे। तो यहाँ से दो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और जब उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को आधार कहते हैं, चौड़ाई को ऊंचाई कहते हैं, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया। कितना आसान है। यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट और बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं, या बच्चे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दें कि जैसे
यहाँ पे ये जो स्थिति बनी, ध्यान दें, ये जो कोण है, इस कोण को हम सपोज 1 नाम दे दें, और ये जो कोण है इसे कोण 2 नाम दे दें, और ये जो कोण है ये कोण 3। तो ये समांतर रेखा है, तो ये कोण 1 है, तो ये कोण 1 हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये कोण 1 है तो ये भी कोण 1 हो जाएगा, ये कोण 3 है तो ये भी कोण 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण 3 है तो ये कोण 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 इस सबको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप ध्यान दें, यहां पे हमारे पास एक त्रिभुज है, तो ये जो कोण है, यहां पे ये जो कोण बन रहा है, इस कोण के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, और ये बीच वाला कोण तो उसी त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। हम यहां नाम दे दे रहे हैं, इसे कोण 1 कह दे रहे हैं, ये कोण 2 हो जाएगा, और ये कोण 3 हो जाएगा। तो ये कोण 1, कोण 2 और ये कोण 3। आप यहाँ बहुत ही आसानी से देख पाएंगे कि ये कोण 1 है, ये कोण 3 है, तो 1 इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, 2 तो 2 के बराबर हो जाएगा, और जो 3 है वो इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर रैखिक युग्म अभिगृहित से या ऋज कोण से 180 अंश कोण बन गया। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना आसानी से बच्चा इस बात को समझ पाएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत ही आसानी से हम एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाएंगे बच्चों के अंदर कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश। अगर हम यही चीज थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, चतुर्भुज के केस में ले जाएं, ध्यान दें, ये चतुर्भुज है, ठीक। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो इसको 2 भाग में बांट दें। तो जब 2 भाग में बांट देंगे तो ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। कोई भी चतुर्भुज आप ले लेंगे तो पहले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, इसका, इसका और इसका। पहले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, दूसरे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, और जब सबको मिला देंगे तो 4 कोण मिलेंगे। तो चारों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 180 360 अंश। देखिए कितना आसानी से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। अगर हम यही बात करें पंचभुज की, देखें ये पंचभुज है, तो इसको मिला दें तो एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज में बट गया। यहाँ 180 अंश हो जाएगा और यहाँ 360 अंश हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो 540 डिग्री हो जाएगा। तो पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया, 540 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योगफल 540 डिग्री। ऐसे खटभुज की बात करें आराम से आप निकाल सकते हैं। सप्तभुज यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 7 भुजाएं हैं तो उसे हम सप्तभुज कहेंगे, ठीक है। सप्तभुज की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंतःकोणों का योगफल हमें निकालना हो तो बहुत आसानी से हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पेपर के माध्यम से, अभी मैंने सिर्फ एक A4 साइज पेपर लिया, उससे हमने मैक्सिमम क्षेत्रफल का वर्ग बना दिया, फिर आयत बनाया, एक आयत निकाला, फिर उस वर्ग से त्रिभुज बनाया और त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालें, और उससे फिर हम ये भी बता पा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और उसे हम थोड़ा सा प्रोसेस जनरलाइज कर दें, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज यानी कि बहुभुज के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे अब हमें बताएं समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्यों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसको जानने के लिए आप उसी पेपर में 2 भाग हम लोगों ने बांटा था, एक वर्ग और एक आयत। तो इस आयत से समांतर चतुर्भुज बनाएं। तो इस आयत से समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखें ध्यान से। समांतर चतुर्भुज जब भी बनाएं तो इसको ऐसे फोल्ड कर लें। देखें यहाँ पे पहले मार्क कर लें 2 बराबर
ये ऐसे फोल्ड कर, यहाँ पे मार्क करके इसे ऐसे फोल्ड कर लें। और यहाँ भी यही सेम काम करें। और ये दोनों हिस्सा इसको निकाल लें। देखें, इस समांतर चतुर्भुज बन गया और इसे काट के निकाल लें। समांतर चतुर्भुज बर्फी के आकार का होता है। और ये चीज़ ध्यान दें, समांतर चतुर्भुज जब भी बनाएं तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को इंट्रोड्यूस अवश्य कर दें। जैसे समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और आप पेपर कटिंग के माध्यम से भी आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने एक समांतर चतुर्भुज तैयार कर लिया है। ये बर्फी के आकार का होता है, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बस आपको सिर्फ इतनी ही बात बोलना है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसके अलावा आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं है कि सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सब आपको कहना नहीं है। ये सारी चीज़ें विशेषता हैं। परिभाषा क्या है कि सम्मुख भुजा समांतर होती हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं कहिए, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, बस। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण जो है वो एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांट देते हैं। तो ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं को परिभाषा में नहीं जोड़ना चाहिए, ये अमूमन गलती हो जाती है। तो इसे सुधार कर लें। बाकी ये बन गया समांतर चतुर्भुज। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान से देखें, इसके जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसको दो भाग में बांट लें। समांतर चतुर्भुज को किसी भी विकर्ण के इलांग दो भाग में बांट दें। तो जब आप इसे दो भाग में बांटेंगे, एक डायगोनल के इलांग इसे हम दो भाग में बांट दिए। अब आप हमें ये बताएं, अगर हम इसको विकर्ण के इलांग दो भाग में बांट देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? ये दो बराबर त्रिभुजों में बट जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे एकदम ये बराबर दो त्रिभुज हैं, लेकिन ऐसे यह त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर नहीं आ रहा है। तो इसे आप क्या करें? इसे काट दें। जब आप इसे काट देंगे तब आपको ये चीज़ दिख जाएगा। अब आप इसे क्या करें? इसे काट दें। देखें, और जैसे ही इसे काटेंगे तो देखिए ये ऐसे जब फोल्ड कर रहे हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा है। आप क्या बता सकते हैं कि ये बराबर क्यों नहीं आ रहा है? दोनों एक दूसरे पे नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ध्यान दें, ये स्थिति बनती है। देखें, हमने इस डायगोनल के इलांग इसे दो भाग में बांट दिया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो जब हम मोड़ेंगे तो होता क्या है, यह जो कोण है ये इस कोण के बराबर होता है, यह कोण इस कोण के बराबर नहीं होता है। तो यही वजह है कि जब आप इसे ऐसे करेंगे तो ये देखिए दो भाग में दो इक्वल नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। इसे उल्टा करके ऐसे कर दें। देखें, जब आप इसे उल्टा करके जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे पर एकदम परफेक्ट बैठ जाएंगे। यानी कि ये दो आइडेंटिकल या दो सर्वांगसम त्रिभुज में ये बट गया। यानी कि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है। तो समांतर चतुर्भुज दो सर्वांगसम त्रिभुज में बट जाता है। तो इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें पहले त्रिभुज का, तो क्या हो जाएगा? ये सपोज ऊंचाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई 1/2
आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है और उतना ही ये भी है, इसका मतलब ये भी क्षेत्रफल यही है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे भाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 से गुणा करेंगे तो सिर्फ आधार गुणे ऊंचाई होगा। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, दोनों को जोड़ लेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ से बहुत ही आसानी से ये कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर डिलीवर कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। हम ये जान गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो समांतर चतुर्भुज चूंकि 2 सर्वांगसम त्रिभुजों से मिलकर बना है, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ जब 2 का गुणा करेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई यहाँ आ गया। देखिए कितना आसान है इस चीज को समझना। अब अगर हम बात करें समचतुर्भुज की, रोम्बस की, क्या आपने कभी सोचा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 ही क्यों होता है? जरा इस पर विचार करें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल ही क्यों होता है। तो जब हम समचतुर्भुज या रोम्बस की बात करते हैं, इसे रोम्बस कहते हैं, तो आप देखें रोम्बस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण हैं वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इसकी एक और विशेषता बढ़ गई, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो समद्विभाजित करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं ये लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं। आप ऐसे ही बना सकते हैं एक समचतुर्भुज पेपर से, ठीक है। जैसे ये वर्ग है, ये भी एक समचतुर्भुज ही होता है। तो वर्ग से आप समचतुर्भुज बना लें और जब आप देखेंगे समचतुर्भुज को तो ये 4 भाग में बट जाएगा, 2 3 4। तो ये जो 4 भाग हैं ये चारों भाग आइडेंटिकल है, सर्वांगसम है, चारों भाग बराबर हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करें या ऐसे फोल्ड करें, बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा। अभी हम लोग ये देख पा रहे थे कि समांतर चतुर्भुज को जब हम लोग ऐसे फोल्ड कर रहे थे, ये समांतर चतुर्भुज है, देखिए समांतर चतुर्भुज को फोल्ड कर रहे थे तो ये शीर्ष और ये शीर्ष दूर दूर चले जा रहे थे। लेकिन जब अगर ये सम चतुर्भुज होता, रोम्बस होता, तो ये शीर्ष और ये शीर्ष दूर नहीं जाता। आप इसे बना करके चेक कर लीजिएगा। आप जैसे हम आयत से समांतर चतुर्भुज बनाए हैं, ऐसे ही आप वर्ग से समचतुर्भुज बना लें और आप ये पाएंगे कि ये दोनों जो है, ये दोनों शीर्ष एक दूसरे से मिल जाएंगे और ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। कुछ इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी और ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी कि सभी शीर्ष इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये कि जैसे ये इस भाग को हम निकाल रहे हैं, देखें ये जो पहला भाग है हमने निकाल दिया। पहला भाग बना कैसे, ये D1 है, पहला डायगोनल D1। तो ये इतना भाग जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। और ये लंबवत है, 90 अंश है, और ये पूरा D2 है, देखें ये D2 है। तो ये कितना हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा। तो चूंकि ये लंबवत है इसलिए ये आधार का काम करेगा और ये लंब का काम करेगा। तो इस फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार की जगह पर D1/2 और लंब की जगह पर क्या हो जाएगा, D2/2। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 D1 D2 आ जाएगा। तो यह एक भाग का क्षेत्रफल है और ऐसे कितने भाग हैं, 4 भाग हैं और चारों आइडेंटिकल हैं। अगर इसे हम ऐसे फोल्ड कर दें तो चारों एक पर ही आ जाएंगे। ये समचतुर्भुज की विशेषता है। ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप वर्ग से समचतुर्भुज बनाइएगा और वर्ग से समचतुर्भुज बना करके इसे आप फोल्ड करें। जब आप फोल्ड करेंगे तो चारों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम आप अवश्य करें, इसे जरूर करके चेक कर लें। और एक भाग का क्षेत्रफल 1/8 D1 D2 हो गया, तो 4 भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 भाग का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 1/8 d1 गुणे d2, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 1/2 d1 d2। और 4 भाग का क्षेत्रफल मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए कितना इजी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 1/2 d1 d2, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 और d2 निकल के आ गया। बहुत ही इजी है, इसे आप जरूर काम करें, इस पर कभी भूलेगा ही नहीं, आजीवन आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ d1 d2 यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब हम बात करेंगे समलंब का क्षेत्रफल। जरा आप हमें बताएं समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। सभी लोग जरा इसे अपने कॉपी पे नोट कर लें कि समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है पहले, तब आप इस पे काम करें। समलंब का क्षेत्रफल जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब समांतर भुजाओं का योग, तो पहली समांतर भुजा को L1 नाम दे दिए, दूसरी समांतर भुजा का नाम L2 दे दिए, और ये ऊंचाई। ये एक्टिविटी हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे ये आयताकार टुकड़ा था, इसे हम अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बना ले रहे हैं। चलिए हम इसे फोल्ड फाड़ के निकाल दें। ये जो भाग हमारे पास मिला, ये देखिए वर्ग बन गया। अब इस वर्ग को 2 भाग में मोड़ लें, या जो हमारे पास वर्ग बचा था उसे यूज कर सकते हैं। ये 2 भाग में बट गया। अब इसी से समलंब बना लें। समलंब कैसा होता है, पहले इसको हम बोर्ड पे बना दें। देखिए समलंब की आकृति, स्टैंडर्ड आकृति यही होती है। ये समलंब है, इसी को हम L1 नाम देंगे और इसे हम नाम देंगे L2। तो L1 और L2 ये समांतर हैं, और ये दोनों समांतर नहीं हैं। यहाँ पर ये दोनों समांतर नहीं हैं, तो ये हो गया समलंब। और एक हम और इसी तरह का समलंब यहाँ बना दे रहे हैं, सेम इतने ही नाप का। लेकिन इसमें एक विशेषता ये L1 जो है ऊपर कर दें। देखें जितना बड़ा ये है उतने ही बड़ा हम ऊपर ऐसे लगा दें। ठीक, और जितना बड़ा L2 है उतना बड़ा यहां निकाल लें और इसको ऐसे मिला दें। ये L2 हो गया और ये L1 हो गया। अब सिर्फ हम इसको देखें, पहले को देखें, ये सेकेंड है, दोनों सेम है लेकिन उल्टा करके मैंने जोड़ दिया है। अब यहां पे हम लोग समलंब बनाएं। समलंब कैसे बनेगा, यहां पे इसे मार्क कर लें। देखें जब आप इसे मार्क करेंगे, 1 2 जगह बराबर मार्क कर लीजिए और इसको ऐसे कोने से मिला दीजिए जहां मार्क किए हैं। समलंब आपका बनके तैयार है। यहीं से ऐसे इसको साइड से मिला दीजिए, कॉर्नर से, और इसे काट के निकाल दें। ये काम ऐसे हाथ से ही करना है, तेजी से करना है, ये सब हो जाएगा। ये मैंने काट के निकाल दिया, इसे हटा दीजिए। सेम वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ से भी हम इसे काट के निकाल दें। जैसे ही हम इसे काट के निकालेंगे आप ये देख पाएंगे कि हमारे हाथ में समलंब हो गया। इसमें 2 समलंब बन गए, इसे भी काट के निकाल दें। ये देखिए 2 समलंब हैं, बराबर क्षेत्रफल के 2 समलंब। अब इन दोनों समलंब को उल्टा करके जोड़ दें। देखें जैसे ही हम इसे जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा कि ये 2 समांतर चतुर्भुज बन गए। देखें ये 2 समांतर चतुर्भुज बन गए। पहले क्या थे, पहले ये स्थिति ये थी, दोनों बराबर थे। ठीक, ये दोनों बराबर की स्थिति है, और ऐसे जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, या बीच में गैप हो जाएगा। उल्टा करके जोड़ देंगे, अगर उल्टा करके जोड़ेंगे तो इससे फायदा एक ये हो जाएगा कि इसका जो L2 है ऊपर, देखें ये L1 है और ये L2 है, और इसका जो बड़ा वाला भाग है वो L1 है और जो छोटा वाला भाग है वो
L2 है। छोटा वाला जो समांतर भुजा है, आप इस फिगर के हिसाब से चेक कर लें। ये देखें L1 L2 और इसका जो L1 है वो नीचे है, सॉरी इसका L2 नीचे है, L1 ऊपर है, और ऐसा करने से ये समांतर चतुर्भुज बन गया। और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसा कि हम बोर्ड पे बनाए हैं, यहाँ पे देखें ये समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, देखिए कितना सही समांतर चतुर्भुज बना है, ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहीं से ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स लंब, ये हाइट मान लेते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा, यह L1 है यहाँ से और ये L2 है, तो आधार यहाँ पे हो गया L1 प्लस L2 और ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाइट तो हर जगह सेम रहेगी, हर जगह सेम रहेगी। तो 1/2 L1 प्लस L2 गुणे हाइट कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे, तो ये 2 समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1/2 L1 प्लस L2, तो ये कितने समलंब का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, ये 2 समलंब का क्षेत्रफल। देखें यहाँ पे 2 समलंब हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 L1 प्लस L2 गुणे ऊंचाई। तो एक समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूंकि 2 समलंब का क्षेत्रफल, सॉरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं सिर्फ आधार गुणे ऊंचाई होता है, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार की जगह पर क्या है, L1 और ये L2 है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार की जगह पर L1 प्लस L2 और ऊंचाई की जगह पर H। तो 2 समलंब का क्षेत्रफल क्या है, L1 प्लस L2 गुणे ऊंचाई। 2 समलंब का क्षेत्रफल L1 प्लस L2 गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। अब एक समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 समलंब का क्षेत्रफल L1 प्लस L2 गुणे हाइट है, तो एक समलंब का क्षेत्रफल, तो एक समलंब का क्षेत्रफल तो 1/2 हो जाएगा L1 प्लस L2 गुणे ऊंचाई। तो 2 समलंब का क्षेत्रफल ऊपर था, ये है 2 समलंब। देखें 2 समलंब का क्षेत्रफल L1 प्लस L2 गुणे ऊंचाई, इसलिए एक समलंब का क्षेत्रफल तो आधा कर देंगे, 1/2 L1 प्लस L2 गुणे ऊंचाई। अब 1/2 L1 क्या है, L1 क्या है और L2 क्या है, समांतर भुजाएं हैं। तो यहाँ पे ये भी हम नाम दे सकते हैं कि समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो L1 प्लस L2 क्या है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। देखिए कितना आसान है कि वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल, ये सारी चीज़ें बताना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना, समलंब का क्षेत्रफल बताना, सिर्फ पेपर कटिंग के माध्यम से। आप ये पेपर पे काम करें और बहुत ही आसानी से इन सब का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अब एक बात और, जरा आप महसूस करें कि 2 समलंब को जब हम उल्टे क्रम में जोड़ें तो ये क्या बन गया। जब 2 समलंब को उल्टे क्रम में जोड़ दिए तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम एक केस है, एक स्पेशल केस है। किसका, एक केस है समलंब का, यानी कि पैरेललोग्राम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रेपीजियम। समलंब का मतलब ट्रेपीजियम होता है, तो ट्रेपीजियम का एक केस है। वो केस क्या हो सकती है, जैसे बहुत सिंपल सी बात, ये है समलंब, ये समलंब है। तो समलंब की परिभाषा हम कैसे बताते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हों उसे समलंब कहते हैं। बस यही इतना परिभाषा है, हम अलग से ये न जोड़ें कि दो भुजाएं असमांतर होती हैं। समलंब की डिफिनीशन क्या है कि एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, बस। अब अगर दोनों जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाए तब क्या होगा, तब वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रेपीजियम। समलंब समांतर चतुर्भुज जो है यह एक केस है। इसका मतलब अगर हम रैंकिंग करें कि सबसे ऊपर क्या आएगा, तो सबसे ऊपर कौन सा चतुर्भुज आएगा, तो सबसे ऊपर चतुर्भुज समलंब आएगा।
ये आएगा सबसे ऊपर। और इसके बाद क्या आएगा, समलंब के बाद, समलंब का एक पर्टिकुलर केस क्या है, समलंब का एक पर्टिकुलर केस क्या है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज से हम क्या बना सकते हैं, देखिए समलंब ये सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि रैंकिंग अगर हम बात करें तो समलंब पहले आया। इसका एक पर्टिकुलर केस है क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज से ही और चतुर्भुज निकल के आ गए। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। और यहां प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। और यहां प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखिए कितना सिस्टमैटिक चीजें चल रही हैं कि सबसे पहले रैंकिंग वाइज अगर हम देखें तो समलंब, समलंब से क्या निकल के आया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो वर्ग, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो आयत। तो जितने चतुर्भुज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और रैंकिंग अगर देखा जाए तो ये सबसे ऊपर आएगा, फिर समांतर चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज से समचतुर्भुज आ जाएगा, और इन दोनों से आयत और वर्ग निकल के आ गए। तो हमें इन सबको अच्छे तरह से और डिटेल हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए, कैसे निकलता है। पेपर कटिंग के माध्यम से भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे हम इसके क्षेत्रफल को आसानी से निकाल पाते हैं। अब आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ तक चीज़ें समझ पाए होंगे। चूँकि 2D की बात चल रही है, 2 डायमेंशनल आकृतियों की बात चल रही है, तो हम वृत्त का भी हम जिक्र करेंगे। तो वृत्त पर हम एक अलग क्लास लेंगे, पूरा वृत्त क्या है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ठीक, पाई क्या होता है और पाई की शुरुआत कैसे हुई थी, पाई को हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी। अगली टॉपिक जब आएगा तो हम वृत्त पर एक स्पेशल क्लास लेंगे कि इसका क्षेत्रफल, पाई, ये सारी चीज़ें कैसे हम निकालते हैं, कैसे लोग सोचे होंगे पाई की वैल्यू सबसे पहली बार, पाई का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप हमारे चैनल्स को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें, और बच्चों को भी कोशिश करें कि बच्चों तक हमारी वीडियोस को भी पहुंचाएं, और खुद वीडियोस देख करके पेपर कटिंग के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बच्चों को समझाने की कोशिश करें। और जो भी आपका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ग्रुप है, चाहे गार्जियंस हमारी वीडियो देख रहे हैं, चाहे टीचर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, तो सभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोस को आप शेयर करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब वीडियोस हैं, आगे इस तरह की वीडियोस हम डालते रहेंगे। आप तब तक हमारा चैनल देखते रहें, और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग त्यौहार अच्छे से होली का मनाएं। धन्यवाद।